हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं मनोज सर आपका रीजनिंग टीचर। आज रीजनिंग का पहला क्लास है और इस क्लास में हम जानेंगे कि रीजनिंग किसे कहते हैं, रीजनिंग कितने प्रकार के होते हैं और रीजनिंग के कौन-कौन चैप्टर पढ़ना होता है। लेकिन इससे पहले एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रीजनिंग के चैप्टर को छाँट-छाँट के पढ़ते हैं कि मुझे इस एग्ज़ाम में ये रीजनिंग का चैप्टर नहीं पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना है। बाबू वैसे स्टूडेंट 4-4 साल तैयारी करते रह जा रहे हैं, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि एसएससी के एग्जाम में रीजनिंग का इनइक्वालिटीज चैप्टर नहीं आता, लेकिन इधर आप 17 यानी 16 के बाद का देखिएगा, उसमें इनइक्वालिटीज का एक क्वेश्चन आया हुआ है। अब जिस स्टूडेंट के सामने अगर इनइक्वालिटीज का ये क्वेश्चन आया होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो उसको नहीं बना पाए होंगे और आपकी एक गलती के कारण आप एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो गए, आप सिलेक्शन से बाहर हो गए। और आप जानते हैं कि जनरल कंपटीशन की तैयारी करने में 1 साल लगता ही है और 1 साल के अंदर ही रीजनिंग कंप्लीट हो भी जाता है, तो फिर छाँट के पढ़ना क्या? आखिर वो समय कहाँ दीजिएगा? दोस्तों के साथ? मोबाइल में? बहू मेरा बात मानिएगा कि रीजनिंग के कंप्लीट कोर्स को कर लीजिए, 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी एग्ज़ाम को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन छाँट-छाँट के पढ़िएगा तो पंचवर्षीय योजना में अपना नाम रजिस्टर करवा लीजिएगा। 5 साल तक तो आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। जब तक चोट नहीं लगेगा, जब तक ठोकरें नहीं खाएँगे, तब तक रिजल्ट नहीं होने वाला। इसलिए जो स्टूडेंट फ्रेशर हैं, मेरा बात मानिएगा, 1 साल के अंदर रीजनिंग का कोर्स कंप्लीट होता है और 1 साल जम करके, बैठ करके बढ़िया से कहीं से भी 1 साल बढ़िया से पढ़ लीजिए, देखिएगा आपको सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा। जो स्टूडेंट्स छाँट-छाँट के पढ़ते हैं ना, वो छटैया उनका भी होता रहता है। समझ में आया? तो इसलिए चलिए आज रीजनिंग का पहला क्लास है, तो पहले मैं बताता हूँ कि रीजनिंग किसे कहते हैं, रीजनिंग कितने प्रकार के होते हैं और रीजनिंग में कौन-कौन चैप्टर पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल कि रीजनिंग का परिभाषा क्या है? रीजनिंग किसे कहते हैं? कोई बता सकते हैं? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं बता पाएँगे, हम जानते हैं, बस वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट्स नहीं बता पाएँगे, वो सिर्फ रीजनिंग आया, कोडिंग रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, ये स्टार्ट किया, बस हो गया। अभी मैं पूछ रहा हूँ भाई रीजनिंग का परिभाषा क्या है? बता पाओगे? बताओ। नहीं बता पाओगे। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स बता देंगे, ऐसा बात नहीं है कि सब नहीं बता पाएँगे, लेकिन बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं बता पाएँगे। वो कहेगा अरे! मैं तो रीजनिंग पढ़ा हूँ लेकिन रीजनिंग की परिभाषा क्या है? लीजिए, करिए सवाल इससे अब, क्या बता पाएगा? तो देखो रीजनिंग का अर्थ होता है बौद्धिक क्षमता, थिंकिंग पावर ऑफ माइंड। लेकिन सिर्फ बौद्धिक क्षमता या थिंकिंग पावर ऑफ माइंड कह देने से ये रीजनिंग का डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर रीजनिंग का अगर डेफिनेशन कंप्लीट करना है बाबू तो पहले रीजनिंग को समझिए कि कहते किसे है। देखिए, याद रखिएगा रीजनिंग के डेफिनेशन को मैं बता रहा हूँ कि किसी बात को तार्किक तरीके से सोचने और समझने की दिमाग की क्षमता। फिर सुनिए, किसी बात को तार्किक तरीके से सोचने और समझने की दिमाग की क्षमता जिससे सही और सटीक निष्कर्ष को निकाला जा सके, उसे तर्क शक्ति कहते हैं। जैसे आपके सामने कोई सवाल आया, या कोई समस्या आई, अब उसको तार्किक तरीके से, है ना, उसे तार्किक तरीके से सोच समझ रहे हैं दिमाग से और उसके उसके बाद उसके सही और सटीक निष्कर्ष को निकाल पा रहे हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड रीजनिंग। दैट इज कॉल्ड रीजनिंग। बस किसी बात को तार्किक तरीके से सोचने और समझने की दिमाग की क्षमता। किसकी क्षमता? दिमाग की क्षमता। किसी बात को तार्किक तरीके से सोचने और समझने की दिमाग की क्षमता जिससे जिससे सही और सटीक निष्कर्ष निकाला जा सके, उसे तर्क शक्ति कहा जाता है। समझ में आया? यानी ये दिमाग की क्षमता है जो तार्किक तरीके से किसी चीज पर आप सोचकर, समझकर और उसके सही और सटीक निष्कर्ष को निकाल लेते हैं।
दैट इज कॉल्ड रीजनिंग। ठीक है, अब इसके डेफिनेशन को लिख लीजिए तो बेटर रहेगा। तो आपके सामने टेलीकास्ट हो रहा है, इसको पहले बने से देखिए। चलिए, तो मैं बताता हूं फिर से। पहला है व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रीजनिंग, तर्क शक्ति का परिभाषा क्या है। तो आंसर है द एबिलिटी ऑफ द माइंड टू थिंक एंड अंडरस्टैंड समथिंग लॉजिकली। द एबिलिटी ऑफ द माइंड टू थिंक एंड अंडरस्टैंड समथिंग लॉजिकली so that correct and accurate conclusions or decisions can be made. This is called reasoning. फिर सुनिए, the ability of the mind to think and understand something logically so that correct and accurate conclusions or decisions can be made. This is called reasoning. यानी किसी बात को तार्किक रूप से सोचने और समझने की दिमाग की क्षमता, किसी बात को तार्किक रूप से सोचने और समझने की दिमाग की क्षमता जिससे सही और सटीक निष्कर्ष या निर्णय लिया जा सके, इसे तर्क शक्ति कहते हैं। चलिए, तो यहां तक उतार लिया बाबू, यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? बोलिए, किसी को दिक्कत दी ना? चलिए, अब आपसे एक सवाल पूछेगा कि चलो भाई रीजनिंग किसे कहते हैं, ये तो बता दिए, लेकिन रीजनिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, रीजनिंग दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रीजनिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया वर्बल और एक हो गया नॉन वर्बल। यानी वर्बल रीजनिंग, दूसरा हो गया नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग को हिंदी में कहते हैं भाषिक तर्क शक्ति, और नॉन वर्बल रीजनिंग को बोलते हैं अभाषिक तर्क शक्ति। बाबू, आप दो तरह से तर्क करते हैं, ध्यान रखिएगा, मेरी बात को ध्यान रखिएगा। आपका माइंड दो तरह से तर्क करता है, एक भाषा के आधार पर तर्क करता है बाबू, और एक चित्र के आधार पर तर्क करता है। आपका जो माइंड है वो दो तरह से तर्क करता है। कितने तरह से? दो तरह से तर्क करता है। एक भाषा के आधार पर तर्क करता है और एक चित्र के आधार पर तर्क करता है। तो भाषा के आधार पर तर्क करना भाषिक तर्क शक्ति कहलाता है। भाषा के आधार पर तर्क करना भाषिक तर्क शक्ति कहलाता है, और चित्र के आधार पर तर्क करना अभाषिक तर्क शक्ति कहलाता है। क्या करना? भाषा के आधार पर तर्क करना भाषिक तर्क शक्ति, और चित्र के आधार पर तर्क करना अभाषिक तर्क शक्ति। इसलिए हम इसलिए हम रीजनिंग को दो भागों में बांटते हैं, एक भाषिक तर्क शक्ति या एक अभाषिक तर्क शक्ति। अभाषिक जिसमें भाषा का प्रयोग ना हो, केवल चित्र या सिंबल का प्रयोग हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझिए, तो मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, पहले समझिएगा। जैसे बाबू आपके सामने कभी कोई प्रश्न आ जाए, कोई प्रश्न आ जाए, जैसे मान लीजिए कि आप चाहे फिजिक्स का क्वेश्चन बना रहे हैं, चाहे केमिस्ट्री का बना रहे हैं, चाहे इंग्लिश का बना रहे हैं, चाहे रीजनिंग का बना रहे हैं। अब वो क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में हो, क्या हो? लैंग्वेज में, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो, चाहे मराठी, चाहे बंगाली, कोई भी लैंग्वेज हो, तो लैंग्वेज के आधार पर आपका माइंड तर्क कर रहा है। जब वो आपके सामने क्वेश्चन आया बाबू, तो उस क्वेश्चन किस रूप में? भाषा के रूप में। तो आपका माइंड उस भाषा के आधार पर तर्क कर रहा है कि इसका सही और सटीक निष्कर्ष क्या होना चाहिए, इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो भाषा के आधार पर तर्क करना ही भाषिक तर्क शक्ति कहलाता है, याद रखिएगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि आपके सामने क्वेश्चन ही आए, कभी आपके सामने मैसेज भी आ जाता है भाषा के रूप में। जैसे आप कहीं पेट्रोल पंप के पास जाते हैं, तो वहां पर आपको मिलता है लिखा हुआ नो स्मोकिंग। क्या मिलता है? नो स्मोकिंग। तो देखो बाबू, यहाँ पर नो स्मोकिंग लिखा है। अब ये देखिए, ये जो मैसेज है बाबू, ये किस फॉर्म में है? तो ये भाषा के फॉर्म में है। और अब जब इस मैसेज को देखते हैं, तो आपका माइंड तर्क लगाता है कि अच्छा, यहाँ पर धूम्रपान करना मना है। अब चाहे ये मैसेज कहीं भी रहे, अब करने वाले तो करे अलग बात है, लेकिन समझदार इंसान तो यही कहेगा ना
अब पेट्रोल पंप के पास लिखा रहेगा, आप वहां पर स्मोक कर पाइएगा? नहीं, क्योंकि ये मना कर रहा है ना? तो ये आपका माइंड जो है ना, ये भाषा के आधार पे तर्क किया, इसलिए इसे हम भाषिक तर्क शक्ति में रखते हैं। लेकिन अगर यही चीज आपको चित्र में मिलता, क्या मिलता? चित्र में। जैसे मान लीजिए कि एक सिगरेट है जो इस तरह से जल रहा है और उस पे ऐसे क्रॉस का सीन लगा हुआ है ना? अब बताइए, अगर मान के चलिए ये भाषा का प्रयोग ना किया, सिर्फ चित्र का प्रयोग किया, अब बताइए आप क्या समझ रहे हैं? तो आपका माइंड इस चित्र के आधार पर तर्क लगाएगा। आपका माइंड इस चित्र के आधार पर तर्क लगाएगा कि क्या करना है। तो जब आपका माइंड मतलब आपका माइंड जब इसे देखता है, मतलब आपका आंखें जब देखती है, तो आपका माइंड तर्क लगाता है कि ओ, यहाँ पर धूम्रपान करना निषेध है, यानी मना है। तो चित्र के आधार पे तर्क करना ही अभाषिक तर्क शक्ति कहलाता है। यानी कि इसमें कहीं भी लैंग्वेज का यूज हुआ है? कहीं भी लैंग्वेज का यूज हुआ है? नहीं ना। तो याद रखना, भाषा के आधार पे तर्क करना भाषिक तर्क शक्ति कहलाता है और चित्र के आधार पे तर्क करना अभाषिक तर्क शक्ति कहलाता है। यानी कि आपका माइंड जो है ना, उस चित्र को देखने के बाद तर्क लगाया और एक निष्कर्ष पे पहुंचा कि यहाँ पर धूम्रपान करना मना है। तो समझ में आ गया? कोई भी स्टूडेंट्स, किसी को दिक्कत कभी पूछे आपसे कि तर्क शक्ति किसे कहते हैं, बता पाइएगा ना? तो तर्क शक्ति का मतलब क्या हुआ है? किसी बात को तार्किक तरीके से सोचने और समझने की दिमाग की क्षमता, जिससे सही और सटीक निष्कर्ष को निकाला जा सके, उसे तर्क शक्ति कहते हैं। तर्क दो तरह से होता है, एक भाषा के आधार पर, एक चित्र के आधार पर। तो भाषा के आधार पर तर्क करना भाषिक तर्क शक्ति कहलाता है और चित्र के आधार पर तर्क करना अभाषिक तर्क शक्ति कहलाता है। क्लियर? तो इसलिए हम रीजनिंग को दो भागों में बांटते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। लेकिन बाबू, एक चीज तो हम जान गए कि वर्बल भाषा के आधार पर होता है, नॉन वर्बल मतलब कि चित्र के आधार पर होता है। लेकिन आप ये बताइए, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 और 3 और 4 रहा, डिजिट डिजिट के फॉर्म में है। मान लीजिए अगर कोई सवाल डिजिट के फॉर्म में है, अब बताइए इसे किस किस में रखिएगा? भाषा में रखिएगा, भाषिक तर्क शक्ति में, कि अभाषिक तर्क शक्ति में? बताइए किसे, क्या में रखिएगा? तो याद रखिएगा कि डिजिट को भी भाषिक तर्क शक्ति में रखा जाता है। डिजिट को भी भाषिक तर्क शक्ति में रखा जाता है, याद रखिएगा। समझ में आया? चलिए, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेकिन हम थोड़ा डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो चलिए, पहला डेफिनेशन जो है वो भाषिक तर्क शक्ति का है। क्या है? भाषिक तर्क शक्ति का है। देखिए, तो सबसे पहले हम भाषिक तर्क शक्ति का डेफिनेशन लिख लेते हैं बाबू। वर्बल रीजनिंग यानी भाषिक तर्क शक्ति, इट इज अ फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग अबाउट concepts based on words or language. It is a form of understanding and reasoning about concepts based on words or language. ठीक है, यह शब्द या भाषा पर आधारित अवधारणाओं को समझने और तर्क करने का एक रूप है। जैसे आपने देखा था, नो स्मोकिंग लिखा हुआ था, या आपके सामने कोई प्रश्न है, वो भाषा के रूप में है। तो भाषा के आधार पे आपने तर्क किया, तो क्या कहते हैं? भाषिक तर्क शक्ति। ठीक है, नोट में यहाँ लिखा देता हूँ कि द क्वेश्चन इन विच लैंग्वेज इज यूज्ड, सच क्वेश्चंस इज प्लेस्ड इन वर्बल रीजनिंग। जिस प्रश्न में भाषा का प्रयोग हो, वैसे प्रश्न को वर्बल रीजनिंग कहा जाता है या वर्बल रीजनिंग में रखा जाता है। देखो बाबू, आप जब एग्जाम देने जाते हैं, तो बहुत स्टूडेंट से मुंह से सुनते होंगे कि लॉजिकल रीजनिंग मुझे पढ़ना था, नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो आपको माइंड कंफ्यूज हो जाता है, अरे मैं तो सिर्फ जानता हूँ रीजनिंग दो प्रकार के होते हैं, एक भाषिक एक अभाषिक, तो ये लॉजिकल रीजनिंग कहाँ से आ गया? आप सुने होंगे, किसी के मुंह से सुने होंगे कि लॉजिकल रीजनिंग ज्यादा क्लैट में पूछता है, तो ज्यादा इसमें पूछता है। तो लॉजिकल रीजनिंग क्या है भाई? रीजनिंग तो दो प्रकार के होते हैं, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। तो लॉजिकल रीजनिंग कहाँ से आ गया? तो बाबू, वर्बल रीजनिंग के भी पार्ट होते हैं। वर्बल रीजनिंग के भी कई रूप होते हैं। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, तो
कोई आपसे पूछेगा कि वर्बल रीजनिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्बल रीजनिंग 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्बल रीजनिंग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्बल रीजनिंग, यानी वर्बल रीजनिंग 3 प्रकार के होते हैं। भाषिक तर्क शक्ति 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है कि वर्बल रीजनिंग कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहले देखिए बाबू, यहाँ पर वर्बल रीजनिंग में पहले ध्यान दीजिएगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्बल रीजनिंग। भाषिक तर्क शक्ति 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गया लॉजिकल यानी तर्क संगत, दूसरा हो गया एनालिटिकल विश्लेषणात्मक, और तीसरा हो गया जनरल मेंटल यानी सामान्य मानसिक। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी आपसे कोई पूछेगा कि लॉजिकल रीजनिंग, तो लॉजिकल रीजनिंग क्या है? रीजनिंग का ये अलग पार्ट नहीं है, वो वर्बल रीजनिंग का ही पार्ट है। क्लियर? तो भाषा के आधार पर तर्क करना भाषिक तर्क शक्ति। भाषिक तर्क शक्ति में 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गया लॉजिकल रीजनिंग, एक एनालिटिकल, एक हो गया जनरल मेंटल। अब हम अभाषिक यानी नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करते हैं। तो नॉन वर्बल रीजनिंग तो बता ही दिए कि चित्र के आधार पर या सिंबल के आधार पर तर्क करना, है ना। अभाषिक तर्क शक्ति यानी नॉन वर्बल रीजनिंग कहलाता है, जिसमें भाषा का प्रयोग ना हो। तो उसका डेफिनेशन भी उतार लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो बाबू, नॉन वर्बल रीजनिंग, अभाषिक तर्क शक्ति। तो डेफिनेशन क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग अबाउट कंसेप्ट्स बेस्ड ऑन फिगर और डायग्राम। इट इज अ फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग अबाउट कंसेप्ट्स बेस्ड ऑन फिगर और डायग्राम। यह चित्र या आरेख पर आधारित अवधारणाओं को समझने और तर्क करने का एक तरीका है। नोट पे याद रखिएगा, द क्वेश्चन इन विच लैंग्वेज इज नॉट यूज्ड only pictures are used, such questions are placed in non-verbal reasoning। जिस प्रश्न में भाषा का प्रयोग ना हो, केवल चित्र का प्रयोग हो, वैसे प्रश्न को नॉन वर्बल रीजनिंग में रखा जाता है। चलिए, तो आपने अभी तक देखा कि रीजनिंग किसे कहते हैं, रीजनिंग कितने प्रकार के होते हैं। बोलो अब यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? तो चलिए मेरा जवाब दीजिएगा, मेरा सवाल का जवाब दीजिएगा। पहला, अगर आपसे कोई पूछे रीजनिंग किसे कहते हैं, तर्क शक्ति किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा? तो किसी बात को तार्किक तरीके से सोचने और समझने की दिमाग की क्षमता, जिससे सही और सटीक निष्कर्ष लिया जा सके, उसे हम तर्क शक्ति कहते हैं। कोई आपसे पूछेगा तर्क शक्ति कितने प्रकार के होते हैं, तो कहिएगा तर्क शक्ति 2 प्रकार के होते हैं। भाषा के आधार पर तर्क करना भाषिक तर्क शक्ति, और चित्र के आधार पर तर्क करना अभाषिक तर्क शक्ति। अभाषिक तर्क शक्ति में भाषा का प्रयोग नहीं होता, केवल चित्र का प्रयोग होता है। लेकिन आपसे पूछेगा कि वर्बल रीजनिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्बल रीजनिंग 3 प्रकार के होते हैं, यानी भाषिक तर्क शक्ति 3 प्रकार के होते हैं। एक लॉजिकल, एक एनालिटिकल, एक जनरल मेंटल। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू, अब हम जानेंगे कि रीजनिंग के कुल कितने चैप्टर होते हैं। वो आपके सामने टेलीकास्ट हो रहा है, तो इसको पहले जानेंगे। चलिए, तो ये टोटल चैप्टर है जो आपको पढ़ना है जनरल कंपटीशन में। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर है वर्ड्स अरेंजमेंट, शब्दों का व्यवस्थीकरण। सेकंड है डाइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं पासा। तीसरा है इनइक्वालिटी, असमानता। चौथा है पेयर फॉर्मेशन, युग्म निर्माण। फिफ्थ है वर्ड फॉर्मेशन, शब्द निर्माण। छठा आपका है कैलेंडर, जिसको हिंदी में पंचांग भी बोलते हैं। सातवां है सिलोलिज्म, न्याय। आठवां है मैट्रिक्स, अवयव। नौवां है बाइनरी ऑपरेशन। 10वां है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। 11वां है कोडिंग डिकोडिंग। 12वां है टाइम एंड क्लॉक। 13वां है अल्फा न्यूमेरिक, सिंबल पोजीशन टेस्ट, अक्षर अंक प्रतीक क्रम परीक्षण। 14वां है वेन डायग्राम, वेन आरेख। 15वां है इमेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब। 16वां है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, कागज काटना और मोड़ना। 17वां है एम्बेडेड फिगर, अंतर्निहित चित्र।
18वां है कंप्लीशन ऑफ फिगर, आकृति निर्माण या आकृति पूर्ति। 19वां है मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं। 20वां है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। 21वां है क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन एवं घनाभ। 22वां है रैंकिंग टेस्ट, क्रम व्यवस्थीकरण। 23वां है सीरीज, जिसको हिंदी बोलते हैं श्रृंखला। 24वां है एनालॉगी, सादृश्यता। 25वां है फिगर काउंटिंग, चित्रों की गिनती। 26वां है सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्थीकरण। 28वां है पजल, जिसको हिंदी में बोलते हैं पहेली। 29वां है डाटा सफिशिएंसी, डेटा पर्याप्तता। 30वां है क्यूब काउंटिंग, घनों की गिनती। 21वां है मिसिंग नंबर या लेटर, लुप्त संख्या या अक्षर। 32वां है इनपुट आउटपुट, निवेश और निवेश एवं निर्गम। 33वां है फिगर मैट्रिक्स, आकृति अवयव। 34वां है फॉर्मेशन ऑफ फिगर, आकृति निर्माण। 35वां है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कथन एवं पूर्वधारणा। 36वां है स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, कथन एवं तर्क। 37वां है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन एवं निष्कर्ष। 38वां है स्टेटमेंट कॉज एंड इफेक्ट, कथन कारण एवं प्रभाव। 39वां है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कथन एवं कार्यवाहियां। 40वां है डिसीजन मेकिंग, निर्णयन। 41वां है असर्शन एंड रीजन, कथन एवं कारण। लास्ट में मैंने रखा है मिसलेनियस क्वेश्चन, यानी विविध प्रश्न। तो मैंने आपको रीजनिंग का कंप्लीट चैप्टर के बारे में बता दिया, और मैं यही कहूँगा कि कंप्लीट चैप्टर को आप पढ़ लें, चाहे कहीं से भी पढ़ें, उससे हमको मतलब नहीं है, पढ़ लें, ताकि किसी भी एग्ज़ाम को जब आप फेस करें तो वहाँ पर आपको दिक्कत ना हो। जैसे तैसे पढ़िएगा या चैप्टर को छोड़ छोड़ के पढ़िएगा। कोई आपको ये समझा दिया कि ये चैप्टर आपके एग्जाम में नहीं आता, वो नहीं आता, ये नहीं आता, तो मैं बस अपना एक्सपीरियंस के आधार पर कहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हमेशा इसी तरह से रुकते रहेगा। सिंपल सा लॉजिक है, 1 साल के अंदर सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, और 1 साल में आप छाट छाट के पढ़िएगा, और 1 साल लगना ही है तो फिर क्यों ना पढ़ के हम 1 साल बिताएं, ताकि किसी भी एग्ज़ाम को हम दे तो कोई दिक्कत ना हो। चाहे हमसे कोई छोटा भाई या बहन हमसे कोई सवाल पूछे तो हम उसको बता पाएँ, नहीं तो कहेगा कि 2-2 साल आप पढ़ के आए हैं पटना से, तो अब हमको ये क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हैं, तो कितना खराब लगेगा। कभी मान लीजिए कोई फैमिली मेंबर ही पूछ दिया तो क्या लगेगा आपको। इसलिए बने से पढ़ लीजिए, कम से कम आपका इमेज भी बना रहे, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, और अगला क्लास में हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 1, वर्ड्स अरेंजमेंट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।